हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम। 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको यहां पर कवर करवाने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और आज सबसे बड़ी बात ये रहेगी गाइस, जो हमें पहले टॉपिक मिलते थे और भी सब्जेक्ट के, वहां पर आज हमें काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर हम कवर करवाएंगे विद आंसर। हम आज जो है हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाले हैं। रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर इसकी पीडीएफ हमने कल की डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करिएगा। और ये आरटी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आए, जो कि यहाँ पर आपको कवर करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। उससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश कर पाए। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं और हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पर कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपका बना है। कल वाली वीडियो में आपको मैंने कवर करवाया था, जो पंचमढ़ी वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको कवर करवा दिया था ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य। फाइनली कल वाली वीडियो देखी है जिसने, उसका ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद जिले में स्थित है और 518 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य बांस से समृद्ध है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य भारत में होशंगाबाद जिले में, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भारत का पहला वन अभयारण्य ये है, नोट डाउन की जगह। ये कोई वन्य जीव अभयारण्य भी नहीं है या फिर अभयारण्य, ये वन अभयारण्य है भारत का पहला, तो इसका असली याद रखिएगा। आगे और डिटेल हम कवर करवाएंगे। देखिए, अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा जो श्रेणी है इसकी तलहटी में स्थित है। इसके अलावा इसे 1865 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और इस अभयारण्य का अधिकांश जो भाग है ये मिश्रित पर्णपाती और बांस के वनों से आच्छादित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित बोरी अभयारण्य में कौन से वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? याद रखिएगा, मिश्रित पर्णपाती और बांस के वन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह पश्चिमी और पूर्वी भारत के वनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है आपको, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है, बांधवगढ़ उमरिया में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके अलावा और भी राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यही होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में भारत का सबसे पुराना वन रिजर्व यानी वन अभयारण्य बोरी है, जो 1865 में तवा नदी के किनारे स्थित है। तो भारत का सबसे है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर और पूर्वी दिशा की ओर यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम की ओर तवा नदी से ये बोरी अभयारण्य घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पहले पूछा जा चुका है कि बोरी जो अभयारण्य है ये दोनों ओर या फिर किन राष्ट्रीय उद्यान या नदी से घिरा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा कि बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और तवा नदी से कौन सा अभयारण्य घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के, और यहाँ से लगातार इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ये अभयारण्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी अभयारण्य साथ मिलकर पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कल वाली वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वाला, उसमें ये हमने कवर करवा दिया था। और ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, पंचमढ़ी अभयारण्य भी आता है और ये आपका बोरी अभयारण्य भी शामिल है इसी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया ये आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया। इसको एक दो और नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको एक दो नाम और दे रखे होंगे तो आपको यहाँ पर आगे हम कवर करवा देंगे। देखिए, इस मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और इस मस्जिद का जो निर्माण है ये आदिल शाह चतुर्थ ने सन 1590 में किया था। इस मस्जिद को एक ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया है और इसकी दो मीनार आपको दूर से ही दिख सकती है या दूर से ही आपको दिखाई देती है। इस मस्जिद की जो लंबाई है ये 935 फीट है और चौड़ाई है इसकी कितनी, 40 फीट। और इसकी जो छत है ये 50 स्तंभों पर आधारित है और इसके 13 मेहराब है जिसको बोला जाता है और 4 दालान है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है वीर सिंह देव महल जो है इसमें से क्वेश्चंस बना है कि कितना मंजिला इमारत है, कांस्टेबल में भी बना था। तो इसलिए हमने ये चीजें कवर करवा दी ताकि आप सारी चीजों से अपडेट रहें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, असीरगढ़ जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला काफी प्रसिद्ध है जो कि बुरहानपुर जिले में है ना। और असीरगढ़ किला है बुरहानपुर में
सतपुड़िया पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर ये जो है स्थित है ये किला। इतिहासकार ने इसका बाब ए दक्कन यानी दक्षिण का द्वार इसको कहा है, और कलोद ए दक्कन यानी दक्षिण की कुंजी भी इसको कहा है। क्लियर है? क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था, इसलिए इसको दक्षिण की कुंजी और दक्षिण का द्वार कहा है इतिहासकारों ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आसा अहीर ने इसका निर्माण करवाया था। आसा अहीर के नाम पर इसका नाम असीरगढ़ दुर्ग रखा गया, असीरगढ़ का किला प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अपर लेक बोट क्लब जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अपर जिसको लेक व्यू बोला जाता है, अपर लेक जिसको लेक व्यू पॉइंट पर स्थित है ये। भोजताल भी इसको कहा जाता है, जिसे पहले ऊपरी झील या बड़ी झील के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी भाग में ये बेसिकली देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इसे राजा भोज या परमार वंश के 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो नोट डाउन करिएगा पॉइंट। और यह भी माना जाता है कि उन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी राजा भोज ने, तो इनके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है ये कोलन नदी पर किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, क्योंकि कांस्टेबल में आपसे ये क्वेश्चन बना था कि लेक व्यू जो है, अपर लेक जो है, बड़ी जो झील है भोपाल में, इसमें जो राजा भोज की मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप अपडेट रहिएगा चीजों से। यहाँ झील के दक्षिण में देखिए, यहाँ झील के दक्षिण पूर्व कोने पर 1965 में निर्मित भदभदा बांध नामक बांध द्वारा बनाया गया था। और मार्च 2011 तक झील को ऊपरी झील या बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम बदलकर राजा भोज के सम्मान में भोजताल इसका नाम कर दिया गया, जिसका निर्माण इन्होंने किया था। इसके अलावा गाइस, ये जो झील है इसके किनारे पर ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, इसके किनारे पर ही। इसके अलावा नेशनल सेलिंग स्कूल की स्थापना जो की गई है भोपाल में, वो भी इसके पूर्वी हिस्से बोट क्लब में की गई थी। तो देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको अपडेट करवा रहे हैं, आप अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, कल भी क्वेश्चंस बने थे आपके। पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी या द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा रेंज के बीच पूरी तरह से प्राकृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ स्थल यह है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक हिल स्टेशन है, और माना जाता है कि पंचमढ़ी का नाम हिंदी शब्द पंच यानी 5 और मरही यानी गुफाओं से लिया गया है, यानी 5 गुफाओं से इसका बेसिकली नाम लिया गया है पंचमढ़ी। और इन गुफाओं का निर्माण महाभारत काल के 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 वर्ष के वनवास के दौरान करवाया था। गुफाएं एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और एक उत्कृष्ट सहूलियत ये प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अंग्रेजों से पहले पंचमढ़ी क्षेत्र गोंडवाना राजा थे भगवत सिंह, इनके राज्य के अंतर्गत आता था। हालांकि उस समय एक आबादी वाला गांव या शहर यह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तानसेन समारोह कहां पर आयोजित होता है? तो तानसेन समारोह जो आयोजित होता है ये ग्वालियर में होता है, नोट डाउन करिएगा। और पहले ही दिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है तानसेन से, उस वाले क्वेश्चंस में हमने ये क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया था। तो गाइज लगातार आपको एनालिसिस देखने से आपको सभी को बताइए, अब बताने की कोई बात नहीं है, आप सभी को बताइए कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है। डिटेल एनालिसिस देखने की बात कुछ अलग होती है, और वन लाइनर देखने में बस उसी का आंसर आपको पता चलता है, बट डिटेल देखने में और भी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाता है, जो आपकी एग्जाम में लगातार रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल हम कवर करें तो तानसेन समारोह जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेहट गांव में आयोजित होता है। 5 दिवसीय कार्यक्रम बेसिकली ये है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। समारोह तानसेन की कब्र के पास में आयोजित किया जाता है। ये तानसेन समारोह, तानसेन की समाधि भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि तानसेन की समाधि कहां पर है, तो ग्वालियर में है। क्लियर है? और देश भर से विभिन्न कलाकार संगीत की प्रस्तुति देने के लिए बेसिकली इस जो संगीत समारोह होता है इसमें शिरकत करते हैं और महान संगीतकार को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा तानसेन से थोड़ी सी डिटेल कवर करवा दे। अकबर के दरबार में महान एक संगीतकार थे, ये नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार में। इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और इनका नाम क्या था? रामतनु मिश्रा। अगर असली नाम पूछा जाए तो रामतनु मिश्रा इनका नाम था, और इन्होंने मेवाड़ के राजा रामचंद्र के संगीतकार के रूप में भी काम किया। तानसेन एक सूफी फकीर के गहरे प्रभावित थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनके अगर पुस्तकें आपसे पूछी जाए तो 2 पुस्तकें हैं, श्री गणेश स्तोत्रम और संगीत सारा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छता से रिलेटेड कोई योजना दे रखी थी और पूछा था ये किससे संबंधित है। तो गाइस स्वच्छता से रिलेटेड योजना थी और उसका संबंध पूछा था और आंसर भी उसका स्वच्छता ही
होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी हमें बताया गया है एग्जैक्ट चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो वर्ड याद नहीं रहा है क्या योजना थी, बट उसका जो संबंध था वो स्वच्छता से था, तो स्वच्छता आपका राइट आंसर रहेगा। अब उसमें कुछ योजनाएं हैं जैसे कि स्वच्छ भारत योजना, ये स्वच्छता से, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मिशन, ये दोनों एक ही है, और स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये भी आपके स्वच्छता से रिलेटेड है। तो आप देख लीजिएगा कौन सी आपकी योजना पूछी थी। आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संसद में सांसद के अनुच्छेद के तहत पास करते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। भारत के संसद में सांसद जो है किस अनुच्छेद के तहत कुछ पेश करते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत पेश करते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड हो सकती है, आप कमेंट में पूरा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर से बताइएगा, बट कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें जहां तक समझ में आया है क्वेश्चन, यहाँ पर मुझे लगता है कि धन विधेयक की बात हो रही थी। क्लियर है? भारतीय संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, और संविधान का जो अनुच्छेद है 110 धन विधेयकों से संबंधित है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो बेसिकली लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा केवल संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी लोकसभा जो सुझाव देती है उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की संख्या है यह 6 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 आयुध कारखाने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। देश भर में बात करें तो टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, और मध्य प्रदेश में 6 हैं। मध्य प्रदेश में अकेले जबलपुर में ही 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, तो आप याद रखिएगा। और 2 अन्य जगह है, जैसे कि एक इटारसी में है, और एक और आई थिंक मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है चीजें कहां पर है, बट इस तरह से 6 यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर जो शहर है ये आपका प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और मध्य प्रदेश की 6 में से 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अकेले जबलपुर में है। जबलपुर में कौन कौन सी है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, गन गैरेज फैक्ट्री जिसको GCF बोला जाता है, और इसके अलावा व्हीकल फैक्ट्री और ग्रे आयरन फाउंड्री नाम से 4 आयुध निर्माणी कंपनियां हैं यहाँ पर जबलपुर में। और इन फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए आवश्यक हथियार समेत कई आवश्यक सामग्री बनाई जाती है। अभी हाल ही में कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी यहाँ पर बनाई गई, जो कि हमने करंट अफेयर में आपको कवर करवाया था। तो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया आई थिंक वहीं से आपका आया है, तो आप देख लीजिएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 500 kg का जीबी बम बनाया गया है। तो ये चीजें अपडेट रखिएगा, करंट की चीजें हैं, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। जबलपुर में ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और जबलपुर को भारत के आयुध केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो भारत के आयुध केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है, ये जबलपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की जो टोटल संख्या है इसको PVTS बोला जाता है, PVTGS। तो याद रखिएगा इसकी संख्या, कुल जो जनजाति समूह है इनकी संख्या 3 है। महाराष्ट्र में PVTGS यानी जनजातियों के 3 समूह हैं, जिन्हें भील और गोंड के नाम से जाना जाता है। ये 3 कौन कौन से हैं, कातकरिया और कोलम और मारिया गोंड। तो ये 3 जनजाति समूह हैं। डेबर आयोग ने आदिम समूह के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजाति समूह यानी PTG का निर्माण किया। भारत में जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है, और आदिवासी समूह में PVTG अधिक कमजोर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में SLENEX होता है युद्ध अभ्यास। एक और चीज मैं आपको कवर करवा दूं पहले ही, गाइस आपकी आबकारी की जो अभी एग्जाम हुई है उसमें भी काफी ज्यादा युद्ध अभ्यास देखने को मिले हैं, और आज से यहाँ पर पटवारी में भी ये टॉपिक भी आपका स्टार्ट हो चुका है युद्ध अभ्यास वाला। आप अच्छे से रिकॉल करें, क्योंकि 2-3 दिन तक तो यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक आपके बनेंगे, उसके बाद में बने ना बने बट क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। 110% क्वेश्चंस बनेंगे। आज ही यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप देख सकते हैं 2 नंबर एक ही टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में SLENEX हुआ है युद्ध अभ्यास, कब हुआ है, इसका 9वां संस्करण ये था। 9वां श्रीलंका और भारत नौसेना अभ्यास SLENEX है, ये 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और यह जो अभ्यास है 2 चरणों में आयोजित किया गया। 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण पे हुआ है चरण, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 9 से 10 मार्च को समुद्री चरण हुआ है। इसके अलावा श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत SLNS सयूराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट INS किर्च के द्वारा किया जाएगा। और ये बेसिकली ये किया गया है, आप अपडेट करिएगा।
तो यहाँ पर सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा गाइज आपको और बता दें, इतिहास से क्वेश्चन आपका बनाए हैं। इतिहास में इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हिस्ट्री में, किसका निर्माण किस कोई चीज दे रखी थी, या तो कोई किला महल वगैरह या कोई और चीज होगी, उसका निर्माण किसने करवाया, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं। तो ये जो आर्टिकल है आपका 246, अनुच्छेद 246 में कृषि को छोड़कर बाकी सब पर कर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका की दूतावास एम्बेसी दक्षिण कोरिया खोली गई। इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका कि अमेरिका की कोई एम्बेसी है जो दक्षिण कोरिया में खोली गई है। अब यहाँ से रिलेटेड तो हमें कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा, तो क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चल पाता तो हम कुछ यहाँ पर डिटेल आपके सामने शो कर पाते हैं। देखिए, सियोल में अमेरिकी दूतावास, कैंटी बिल्डिंग और केरियाई समकालीन इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच ग्वांगवामून में स्थित है। तो ये आप थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा, बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखा से रिलेटेड कोई प्राधिकरण दे रखा था और उसकी स्थापना पूछी थी कि कब उसकी स्थापना की गई है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको डिटेल देने की कोशिश की। लेखा विभाग जो होता है भारत में, इसकी स्थापना हुई है, इसका पुनर्गठन स्थापना 1862 में। क्लियर है। अब ये लेखा प्राधिकरण ही था या लेखा विभाग था या लेखांकन से रिलेटेड कोई और प्राधिकरण था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस, जितनी भी चीजें आप पता चल पा रही सारी आपके सामने हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एक एक चीज आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है। तो ये ब्रिटेन, भारत और अमेरिका ऑप्शन में आपको दे रखे थे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है। आपका सही जवाब ब्रिटेन रहेगा। ब्रिटेन के पास एक अलिखित या अवांछित संविधान है, अर्थात उसके पास एक भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों को परिभाषित करता हो। इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड ये अन्य देश हैं जिनका कोई लिखित संविधान नहीं है। इसके अलावा इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड ये आपका पॉइंट कॉपी हुआ है, माफ कीजिएगा डबल से ये पेस्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो भारत में महारत्न कंपनियों की बात करें तो 12 हैं, टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। एक अभी 2022 में ही बनी है 12वीं महारत्न कंपनी। और 12वीं महारत्न कंपनी पूछा जाए कि कौन सी है, तो याद रखिएगा सरकारी सेक्टर की कंपनी REC है ना, REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है और 12वीं नंबर की महारत्न कंपनी ये बनी है। तो REC महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। सितंबर 2022 में REC लिमिटेड या REC में लिमिटेड महारत्न CPSC में शामिल होने वाली 12वीं कंपनी बन गई है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया हो, उसको महारत्न कंपनी बोला जाता है। ये बेसिकली 3 तरह की कंपनियां होती है महारत्न कंपनियां, अलग अलग श्रेणी में ये डिवाइड है। क्लियर है। रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, तो इनको एक नजर देख लीजिएगा। 3 साल के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसतन वार्षिक कारोबार या 3 वर्ष के लिए औसतन वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो ये 12वीं कंपनी बनी है, कौन सी, REC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है। गणगौर नृत्य श्योपुर में मनाया जाता है, ये तो आपको पता चल ही चुका है। कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह में या चैत्र मास में मनाया जाता है। अगर आपसे हिंदी महीने दे रखे तो मार्च अप्रैल आपका सही जवाब रहेगा, और आपको ये वाले दे रखे अंग्रेजी महीने हिंदी महीने दोनों देख लीजिएगा। अंग्रेजी महीने में मार्च अप्रैल और हिंदी महीने में चैत्र माह सही जवाब रहेगा आपका। इसके अलावा किससे रिलेटेड है ये गणगौर पर्व, तो गणगौर जो नृत्य है ये पार्वती गौरी को समर्पित है, जो कि भगवान शिव की पत्नी है, और यह सौभाग्य या वैवाहिक आनंद के लिए किया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष तीज के दिन मनाया जाने वाला एक त्योहार है, तो ये बेसिकली श्योपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई और क्षेत्रों में मनाया जाता है ये, तो आप एक नजर याद रखिएगा इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था, यह स्थापना की गई थी, ये शुरू हुआ था इस तरह से। ऑप्शन है 2014, 2011, 2012। इससे रिलेटेड डिटेल हमें नहीं मिल पाई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसका राइट आंसर भी आप विद एक्सप्लेनेशन के साथ हमें थोड़ी सी चीजें आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बना है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और 7 प्रमुख महाद्वीप है भारत विश्व में टोटल, और ये बड़े जल निकायों द्वारा अलग किए जाते हैं। ये महाद्वीप जो है
इनकी बात करें तो देखिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये कितने पूरे 7 महाद्वीप है, आप सभी को पता होगा। भूभाग का बड़ा भाग जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ है। हमने आपको बताया 2 सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस बने हैं। सिम्बेक्स भी पूछा गया है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ है, तो ये हुआ है श्रीलंका के बीच में, माफ कीजिएगा सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। 28वां सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है ये सिम्बेक्स बोला जाता है। 2 से 4 सितंबर 2021 से आयोजित किया गया था ये। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड INS रणविजय ने एक जहाज जनित हेलीकॉप्टर ASW कॉर्बेट INS किल्टन और गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट INS कोरा इसका नाम है, इसके साथ में इसने किया है। तो इनका आप याद रखिएगा, ये बेसिकली ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से आपके पूछे जाते हैं। 1994 में शुरू किया गया है ये कौन सा सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। 1994 में शुरू किया गया। सिम्बेक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय सेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो तक्षशिला जो राजधानी थी ये थी गांधार महाजनपद की। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसे तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महाजनपद में 16 राज्य सम्मिलित थे और प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुट्टारा इसका नाम है निकाय पाठ 16 महाजनपदों की सूची देता है। कुछ और भी हम राजधानी आपको कवर करवा दें ताकि आपके क्वेश्चंस बने, आप कवर कर पाए। देखिए महाजनपद की बात करें तो कोसला जो महाजनपद है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। वज्जी जो महाजनपद था इसकी वैशाली थी राजधानी। और गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम जो वायसराय था, सही जवाब रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्रता के बाद वहां स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासकों द्वारा उन्हें सौंपा गया था। और उनके सेवानिवृत्ति के बाद सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो क्वेश्चन आपका पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। किसकी सेवानिवृत्ति के बाद में बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चन से, आप याद रखिएगा। गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पटवारी की टेस्ट सीरीज, जेपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपीएससी, इसके अलावा ये करंट अफेयर की ई बुक है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी की लिंक चेकआउट जरूर से करिएगा, डेमो आप चेकआउट करिएगा, आपको सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएगी। देखिए गाइस साइंस के भी लगभग सभी क्वेश्चन हमें मिले विद आंसर, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हिंदी वगैरह के भी क्वेश्चन पूरे हमें मिल चुके हैं। बात करें साइंस की, पहला क्वेश्चन पूछा गया जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। दाब का सूत्र क्या है, तो बल बटा क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दाब का एसआई मात्रक, तो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कवक से संबंधित बीमारी कौन सी है, तो ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले बट हमने आपको सारी बता दी है जितनी भी बीमारियां कवक से होती है। फेफड़ों के कवक रोग होते हैं इनसे। इसके अलावा एस्परगिलोसिस होता है, एस्परगिलोसिस जिसको बोलते हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस होता है इससे, कैंडिडियोसिस होता है, कैंडिडियोसिस, इसके अलावा कैंडिडा और ओरिस, ये जो रोग है ये बीमारियां हैं बेसिकली जो कि कवक जनित होती है, ये कवक से होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है, कौन सा सबसे ज्यादा क्षार है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो RH दुबलतम अम्ल है और इसलिए R प्रबलतम बेस होता है। इस तरह से आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी डिटेल हमें जितना आपको पता था बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं, तो उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है उसको, देखिए उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले धुएं और अपशिष्ट पदार्थों से वायु प्रदूषित होता है। तो आई थिंक वायु प्रदूषण ही आपका ऑप्शन पे दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गैल्वेनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण में जो परत चढ़ाई जाती है ये जिंक की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीन जो होते हैं, आपको बायोलॉजी में आपसे क्वेश्चंस बना है जीन किससे बने होते हैं या किससे बना होता है, तो डीएनए से बना होता है। आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है, तो एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का परमाणु आकार कैसा रहता है, तो ये घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइंस में कि ध्रुवीय ज्योति का घर क्या कहलाता है, या ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है, तो वायुमंडल का ऊपरी जो भाग होता है ये ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। ध्रुवीय ज्योति या इसको मेरु ज्योति भी बोला जाता है, और वहां एक रमणी दीप्ति में छटाई जो ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आपके साइंस में पूछे गए। आई थिंक आपको पूरा पैटर्न पता चल चुका है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनने लगे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्वेश्चन बना है स्टोरेज डिवाइस है जो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस स्टोरेज डिवाइस को एक नाम दे रखा था, स्टोरेज डिवाइस था कोई, तो हम आपको बता दें डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है और इसमें अधिकतम 17.08 जीबी तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब और वोल्व का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन आपका बना है, क्लियर है, आप देख लीजिएगा, और यहां से क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है। तो सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, देखिए नेटवर्क स्विच राउटर और एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों को कनेक्ट करके संचालित करता है। तो या तो नेटवर्क स्विच राउटर एक्सेस पॉइंट, इनमें से ही आपको ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप किस प्रकार से संचार भेज सकते हैं। अब ये तो ऑप्शन देख के ही बताया जा सकता है। मेमोरी से क्वेश्चंस आपके बने हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे हैं, राउटर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए, सीपीयू के बारे में क्वेश्चन बने हैं, आपके रैम रोम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कीबोर्ड क्या है ये क्वेश्चन आपका बना है, इनपुट आउटपुट, इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। बात करें हिंदी में, तो हिंदी का भी हमें पूरा चीजें मिल चुकी है, सारी आपके सामने साझा करेंगे। पहला क्वेश्चन बना है हिंदी का कि नवरात्र में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक होता है, तो अधिकरण कारक इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पुस्तक या किताब जो भी है आप याद रखिएगा, पुस्तक मेज पर रखी होती है, इसमें कौन सा कारक होता है, तो अभिकरण होता है, अधिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपके बने, अलंकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रस से क्वेश्चन बने, मुहावरे से क्वेश्चन आपके बने, लोकोक्तियों से क्वेश्चन बने, समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका एक पूछा था वारिद पूछा था, इसमें कौन सा तत्सम तद्भव है, गलत है, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा छंद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्वसती का पर्यायवाची क्या होता है ये पूछा था, वाच्य से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, कारक से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइस क्वेश्चन हम पूरे जो मिले हैं वो आपको बता रहे हैं। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों का उद्दीपन या जागृत करती है उसे क्या कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है, जो भी आपके थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसका, उद्दीपन विभाव उसको बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि बेमेल में से छांटिए, बेमेल को छांटिए। अब ऑप्शंस थे विकेट, विकट, कठिन, दुर्गम और कोदगुंड, इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे थे, इनमें से आपको बेमेल को एक छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये कैसा वाच्य, तो ये भाव वाच्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो प्रणम्य हो बोला जाता है। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, ये क्या है, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है क्या, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, ये क्या है, जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, ये एक लोकोक्ति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हे एवं अजी किस प्रकार के कारक है, तो संबोधन कारक ये है कि संबोधन कारक के अरे, हे, अजी और रे ये आदि विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद, इनमें निम्न में से कौन सा असंगत है, तो इसमें से यातना, पीड़ा, खेद ये सभी एक जैसे हैं, बाकी हर्ष जो है ये आपका अलग है, तो ये असंगत आपका हो जाएगा। योग रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण आपको बताना था, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी मैनेजमेंट में नियोजन से क्वेश्चंस बने, संगठन से क्वेश्चंस पूछे गए, मार्केटिंग से क्वेश्चंस बने, कथन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर है। इसके अलावा गाइस परिभाषाओं से क्वेश्चंस पूछे गए, प्रबंध से, स्टाफिंग से क्वेश्चंस बने, समन्वय से क्वेश्चंस पूछे गए, नियंत्रण से और विपणन प्रबंध से क्वेश्चंस बने, इकोनॉमिक प्रबंध से भी क्वेश्चंस पूछे गए, उपभोक्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, सेल्स मार्केटिंग से क्वेश्चंस बने, सेल्स मार्केट से, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रबंध पर कम काम कर रहे हैं तो आप कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए कौन से प्रिंसिपल पर ज्यादा जोर देंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है। इंग्लिश की बात करें सिनोनियम से क्वेश्चंस बने, एंटोनियम से क्वेश्चंस पूछे गए,
फिलिंग द ब्लैंक से भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस बने, मिस स्पेल जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं मिस स्पेल्ड, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने हैं और एरर से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। गाइस बात करें अब मैथ्स और रीजनिंग की, दो ही सब्जेक्ट हमारे बचे हैं। मैथ्स में गाइस कुल मिलाकर आप मान के चलेगा, या तो आपका मैथ्स जो आ रहा है ये 40 प्लस आ रहा है, यानी 40 से अधिक क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये मैथ्स और रीजनिंग। देखिए दो चीजें हम आपको कवर करवा रहे हैं यहाँ पर, या तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपके 40 प्लस आ रहे हैं, यानी जो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरह से बता रहे हैं। देखिए 25 और 25 अगर हम करें तो यहाँ पर टोटल दोनों सब्जेक्ट का 50 होता है, और ये पॉसिबल नहीं होता है कि इतने कम नंबर आए जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि गाइस जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है वो आपके मैथ्स के देखने को मिल रहा है, यानी 40 से प्लस क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं, बाकी और रीजनिंग आ रहा है, और कुछ सब्जेक्ट के कम कर दिए और मैथ्स के जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दिए। 40 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपके मैथ्स के आ रहे हैं। तो मैथ्स को आप अच्छे से कवर करिएगा, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जो टॉपिक लगातार आपके एग्जाम में बन रहे उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और उनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कहां-कहां से क्वेश्चंस बने। समय, चाल और दूरी से क्वेश्चंस बने हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सरलीकरण से भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, औसत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्षेत्रमिति 2D 3D से क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस पूछे गए, समय और दूरी से क्वेश्चंस बने, प्रायिकता से क्वेश्चंस पूछे गए, रेलगाड़ी से बने हैं, आयु से क्वेश्चंस पूछे गए, करनी घातांक से क्वेश्चंस बने और बॉडमास से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस पूछे गए, आकृति से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्रम व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, घड़ी से क्वेश्चंस पूछे गए, कैलेंडर से क्वेश्चंस बने हैं, पासे से भी क्वेश्चंस पूछे गए और मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रैंकिंग से क्वेश्चंस बने हैं, दिशा निर्देशन से और वेन डायग्राम से। ये सभी टॉपिक आपके सामने रख दिए हैं जहां-जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको ये काम करना है गाइस, जिनकी एग्जाम अभी नहीं हुई है उनको, कि इन टॉपिक को आपको अच्छे से लगा लेना है। आप यूं मान के चलिएगा कि अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से लगा लेते तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है, सारी चीजें आपके सामने A to Z चीजें कवर करवा दी है, जीके से लेकर हमने मैथ्स रीजनिंग पूरे 8 सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको करवाया है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर ये प्रोसेस फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।